बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा कल हमने पढ़े थे सेंटेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स बाय मीनिंग्स, मफहूम के लिहाज से। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉजेस, क्लासिफिकेशन बाय स्ट्रक्चर। ठीक है। लेकिन कल का हम पहले एक्सरसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा मैं आपका टेस्ट लूंगी ताकि आपको सारी चीज़ें याद हैं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस टाइप कर रही हूँ। ये कंप्लीट हो गया। क्या ये ठीक है, ये सेंटेंस? बताइए। हम्म। क्या गलती है इसमें? क्या गलती है इसमें? अच्छा। ओके। जैनब अकरम कह रही हैं कि अहमद एंड ही एक साथ आया है। ठीक है। सब्जेक्ट, या साजिद हुसैन भी कह रहे हैं ओके सब्जेक्ट दो टाइम आया है। ठीक है, दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट एक टाइम पे ही आता है। सही। और शाहिद अमीर, आपने अहमद स्लीप्स अर्ली लिखा है। सब्जेक्ट एक दफ़ा यूज़ होगा, ओनली एक सब्जेक्ट यूज़ होगा। ओके, सबने सब्जेक्ट एक दफ़ा यूज़ किया है। ओके। शाहिद अमीर, आप अहमद और स्लीप्स का आपने एस कैपिटल कर दिया है। ठीक है। तो और कोई मिस्टेक नहीं है? ठीक है, ये आप लोगों ने सही पकड़ा। सिर्फ एक सब्जेक्ट यूज़ होगा, तो ही हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। अहमद स्लीप्स। और कोई मिस्टेक नहीं है इसमें? ये कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीट होगा। जी, फुल स्टॉप इसमें मिसिंग है। यहाँ पे कोमा नहीं। अगर एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है तो कोमा आएगा। तो ये हो गया। कोई और मिस्टेक? जी, पीरियड। पीरियड हो गया। ई कैपिटल लेटर, बिल्कुल। सेंटेंस शुरू ए से होता है कोई भी, लेकिन उसके दरमियान में अगर कोई नाउन नहीं है, कोई खास नाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसमें कैपिटल नहीं होगा दरमियान में, उसमें ठीक है स्मॉल लेटर आएगा। ठीक है। अहमद स्लीप्स अर्ली, सही हो गया। आप लोगों का थोड़ा सा ओके। एक चीज़ बताइए कि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा एडवांस हो जाएगा। ठीक है। ई बड़ा है। ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया कि ठीक है, सेंटेंस जो फॉर्म होता है उसमें कैपिटल से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, और एक वर्ब लाजमी होता है उसमें, और वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। सही हो गया। अच्छा, एक मैं सेंटेंस लिखती हूँ। When he entered, I was reading a book. ठीक है। When he entered, I was reading a book. अब ये एक लंबा जुमला है,
ठीक है, अ लॉन्ग सेंटेंस, एक लंबा जुमला है। इस जुमले के दो हिस्से हैं, एक ये व्हेन ही एंटर्ड और एक ये आई वॉज रीडिंग अ बुक। अब हम अपना आगे का स्टार्ट कर चुके हैं कि पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर बताने के से पहले मैं आपको क्लॉज बता दूं कि क्लॉज क्या होता है। ठीक है, तो व्हेन ही एंटर्ड आई वाज रीडिंग अ बुक, ये एक सेंटेंस है, ये एक कंप्लीट एक लंबा सेंटेंस है। इस सेंटेंस के जुमले के दो हिस्से हैं, व्हेन ही एंटर्ड और आई वाज अ रीडिंग। तो एक लंबे जुमले के जो एक हिस्सा होता है उसको हम क्लॉज कहते हैं। एक हिस्सा जो एक लंबे जुमले का हिस्सा होता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस। एक सिंपल सेंटेंस, एक सादा जुमला जो कि एक लंबे जुमले का हिस्सा होता है, वो क्लॉज कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? नोट ले रहे हैं अपने साथ में? तो व्हेन ही एंटर्ड ये क्लॉज है, आई वॉज रीडिंग अ बुक ये एक क्लॉज है। ठीक है, और ये जुमला दो क्लॉजेस पे मुश्तमिल है, और ये जो जुमला है ये एक क्लॉज पे मुश्तमिल है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब पे मुश्तमिल है, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, एक जुमला है ये। व्हेन ही एंटर्ड आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये दो जुमले हैं। ठीक है, दो सिंपल जुमलों पे मुश्तमिल एक लंबा जुमला है, तो इसमें दो क्लॉज हैं। ठीक है, एक ये वाला क्लॉज है, एक ये वाला क्लॉज है। अब क्लॉज क्या होता है? पहले तो सिंपली एक लंबे जुमले का जो एक हिस्सा होता है, एक जुमला, एक छोटा जुमला, एक सिंपल जुमला जो एक लंबे जुमले का हिस्सा होता है, उसको हम क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज में वर्ब लाजमी होता है। ठीक है, क्लॉज में वर्ब आपका लाजमी होता है। अब देखें, व्हेन ही एंटर्ड, इसमें भी एंटर्ड ये वर्ब है आपका, और इसमें रीडिंग, वॉज रीडिंग, ये आपका एक वर्ब है। इन दोनों में वर्ब है। ठीक है, एक जुमले के दो हिस्से जिनमें दोनों में वर्ब आया है, एक्शन वर्ड आया है, कुछ होने का उन दोनों में ही इंडिकेशन है, जाहिर हो रहा है कि दोनों हिस्सों में, दोनों बातों में, दोनों जुमलों में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वर्ब होगा, तो वो लाजमी वो एक क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज में वर्ब लाजमी होता है। सही हो गया? ये हो गया हमारा क्लॉज। लेकिन अब क्लॉज की किस्में कितनी होती हैं? व्हाट इज अ क्लॉज? मैं यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन भी लिख के बता देती हूँ। A clause is a simple sentence which forms a part of a longer sentence। ठीक है, एक लंबे जुमले का जो हिस्सा बनाता है। ठीक है, ये क्लॉज कहलाता है। और क्लॉज में अ क्लॉज must have a verb। ठीक है, अ क्लॉज मस्ट हैव अ वर्ब। ये हमारी होगी डेफिनेशन क्लॉज की। सब्जेक्ट की उसमें लाजमी नहीं होता है सब्जेक्ट होना या ना होना। क्लॉज, हस्टैंड में थी क्लॉज नहीं क्लॉज। ठीक है ना, CLAUS क्लॉज। अच्छा, मैं टाइप करते हुए थोड़ा सा अगर मिसिंग हो जाए तो मैं बाद में ठीक कर लूंगी, वो आप परेशान ना हो। तो ये आपका इसमें लाजमी एक वर्ब होता है। ठीक है, अब टाइप्स कितनी होती हैं क्लॉज की, हम ये देख लेते हैं। एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज जैसे कि जो हमने ऊपर व्हेन ही एंटर्ड
आई वॉज रीडिंग अ बुक। ठीक है। एक सेंटेंस होता है सिंपल जुमला, एक जुमला जो अपने मफहूम के बयान करने के लिए, अपना मफहूम जाहिर करने के लिए दूसरे जुमले पे डिपेंडेंट नहीं है। उसमें सिर्फ वो एक, जैसे आई वॉज रीडिंग अ बुक, अगर हम इसको अकेला भी लिखेंगे तो ये अकेला भी एक मुकम्मल जुमला हो सकता है। एक मुकम्मल ये अपना ख्याल जाहिर कर रहा है, इसको ख्याल जाहिर करने के लिए, अपना मतलब बयान करने के लिए दूसरे जुमले पे डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि इसमें कुछ मिसिंग है ना। हम ये अकेला भी लिख सकते हैं, आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये कंप्लीट जुमला है। ठीक है, आई वॉज रीडिंग अ बुक। ये अगर हम अकेला भी लिखेंगे, इससे हटा के भी, इस वाले से हटा के भी हम लिख देंगे, तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये इसको हम अकेला भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिप प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारा ये हो गया, आई वॉज रीडिंग अ बुक, क्योंकि ये अपने अपने आप में एक मुकम्मल जुमला है। इसको अपना मानी, अपना मफहूम बयान करने के लिए दूसरे इस वाले जुमले के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको लाजमी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई वॉज रीडिंग अ बुक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये जो ये वाला है, व्हेन ही एंटर्ड, ये अगर हम अकेला लिखेंगे, व्हेन ही एंटर्ड, ये जब हम अकेला लिखेंगे तो क्या ये अपना मफहूम अकेला बयान कर रहा है, मतलब पूरी बात कर रहा है? नहीं। ठीक है, नहीं कर रहा ना। व्हेन ही एंटर्ड, जब वो दाखिल हुआ, जब वो दाखिल हुआ। अब इस पूरे जुमले का मतलब क्या, जब वो दाखिल हुआ, व्हेन ही एंटर्ड, जब वो दाखिल हुआ। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो मैं किताब पढ़ रही थी, ये अकेला भी लिखा जा सकता है, ये बात अकेली भी लिखी होगी तो ठीक है, ये अपनी पूरी मतलब पूरा जाहिर कर रही है। लेकिन जो व्हेन ही एंटर्ड, जब वो दाखिल हुआ, अब ये पूरी बात नहीं कर रहा है, ये अपना, ये बात पूरा अपना मफहूम जाहिर नहीं कर रही है, कहना क्या चाह रहा है, अभी पता है कि ये अभी अधूरा है, इसके आगे अभी कुछ और बात कही जाएगी। तो ये अपना मफहूम जाहिर करने के लिए, अपना मतलब पूरा करने के लिए इस वाले पे डिपेंडेंट है, इस वाले क्लॉज पे, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो व्हेन ही एंटर्ड जो है, ये हमारा ये हमारा कोऑर्डिनेट, ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट, सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, ये हो गया, ये एक टाइप हो गई, ये दो टाइप्स हो गई, ये दूसरी होगी हमारी, तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, व्हेन ही एंटर्ड हमारा सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम मातहत, उर्दू में हम इसको कहते हैं मातहत। मातहत उसको उसी को कहते हैं जो डिपेंडेंट होता है, दूसरे पे इन्हिसार कर रहा होता है, अपना मतलब पूरा बयान करने के लिए दूसरे पे इन्हिसार है उसका। ठीक है, तो ये अपनी बात पूरी तभी करेगा जब इसके साथ कोई और बात, उसके साथ कोई और जुमला लिखा जाएगा जो उसको मुकम्मल करेगा बात को। तो आई वॉज रीडिंग अ बुक, ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है जो अपने मानी के लिहाज से जुमले के दूसरे हिस्से पर मुनहसर नहीं होता है, इन्हिसार नहीं कर रहा होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज वो होता है। और मातहत सब ऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अपने मानी के लिए दूसरे हिस्से का मोहताज होता है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, when I was reading a book, sorry, I'm so much, अच्छा,
अब एक और जुमले होते हैं जो कि उनमें दो बातें लिखी गई होती हैं, लेकिन वो दोनों अपना अपना अलग अलग से मतलब बयान कर रही होती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पे, लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग। ठीक है, ये एक कहावत हो सकती है। ठीक है, अब ये दोनों जो जुमले हैं, ये दोनों जुमले अपने आप में अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं। ये दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। ये अलग अलग भी लिखे जा सकते हैं, इनको जोड़ने की साथ में जरूरत नहीं है। लाइफ इज शॉर्ट भी अलग से लिखा जा सकता है और टाइम इज फ्लीटिंग भी अलग से लिखा जा सकता है। तो ये हैं कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट या फिर ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, ये आपस में किसी ऐसे लफ्ज के साथ, एंड के साथ, ज्यादातर ये एंड के साथ ही जुड़ा होता है। ठीक है ना, एंड बट इस तरह के लफ्जों के साथ जुड़ा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज क्लॉज। और ये अलग अलग, ये दो प्रिंसिपल क्लॉज से मिलके एक बनता है। ठीक है ना, दो प्रिंसिपल जुमलों से मिलके बनता है। लाइफ इज शॉर्ट भी हम अलग से लिख सकते हैं और टाइम इज फ्लीटिंग भी हम अलग से लिख सकते हैं। ये दो अलग अलग जुमले भी बन सकते हैं, लेकिन हमने दोनों को मिला के कर दिया। तो लाइफ इज शॉर्ट भी, ये वाला जो टाइम इज फ्लीटिंग है, इसमें ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आया, लेकिन ये अपने मानी के लिए इसका मोहताज नहीं है। लाइफ इज शॉर्ट इस पहले हिस्से का मोहताज नहीं है, ये अलग से भी लिखा जा सकता है। अगर हम टाइम इज फ्लीटिंग लिखेंगे तो ये पूरा होएगा, ये भी पूरा एक जुमला होगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मोहताज है इसका लाइफ इज शॉर्ट का। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज वो होता है जो अपने मानी के लिए दूसरे हिस्से का मोहताज नहीं होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आता है। लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज फ्लीटिंग, इसमें टाइम इज फ्लीटिंग जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है और लाइफ इज शॉर्ट प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, क्लॉज क्लियर हो गया। ये तीन इसकी सिर्फ टाइप्स होती हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट, और कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये तीन क्लॉज की किस्में हैं। बस क्लॉज इतना ही है। जब भी क्लॉज का ये काफ़ी होता है कि क्लॉज नाम आ गया, पता नहीं ये चीज़ क्या है क्लॉज। ठीक है, अब आगे जो क्लॉज है, क्लॉज का ही सारा चक्कर है सेंटेंसेस के टाइप्स के ऊपर। यहाँ तक आपको क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है, कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। और मैं इसके बाद आपको, आज के लेक्चर के बाद आपको असाइनमेंट दूंगी, जो वो असाइनमेंट का ड्राइव का जो लिंक होगा वो आपका, ये ड्राइव का लिंक आपको दिया जाएगा। इसमें सारी पिछली भी असाइनमेंट्स हैं, जो असाइनमेंट्स दूसरी दी हुई हैं दूसरे लेक्चर्स की भी, और यहीं पे नई असाइनमेंट्स भी अपलोड होंगी। और यहाँ से आप, यहाँ ड्राइव लिंक से आप यहाँ से अपनी असाइनमेंट्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ये मैंने 100 वोकेबलरी लिस्ट भी शेयर की हुई है, ये आप सब लोगों ने अपने पास डाउनलोड करके रख लेनी है। और इसमें से डेली का 5 या 10 वर्ड्स याद करने का आपने मार्जिन, आपने अपना गोल बनाना है। ठीक है, ये 100 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, रोजाना के 5 या 10। और जो असाइनमेंट्स दूंगी उनमें ये वाले वर्ड्स का, इसका कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन जरूर होगी, ताकि आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे और ये याद होते रहे। ठीक है, आज की भी जो असाइनमेंट होगी, वो असाइनमेंट मैं आपको इनके सेंटेंसेस बनाने के लिए दूंगी। जो पहले के स्टूडेंट्स हैं वो कुछ इसमें वर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, उनको यूज़ कर चुके हैं, वो उनसे अगले वाले करेंगे, उनके अगले वाले वर्ड्स। और आप लोग
जो नए हैं वो 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, ये वाली आपने लाजमी करनी है, ये वाली वोकेबलरी। और उसके बाद ये नॉवल है, यहाँ पे असाइनमेंट नंबर 9 नॉवल है किडनैप्ड, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। ये आपने नॉवल पढ़ना शुरू करना है। इंग्लिश जितने ज़्यादा पढ़ने से और सुनने से आती है, वो सिर्फ ऐसे आप प्रैक्टिस करने से। आपने पढ़ना है और साथ में उसमें अंडरलाइन में कुछ ना कुछ असाइनमेंट दूंगी कि आपने ये टेंस अंडरलाइन करना है, या आप आज आज आपने, जैसे आज की असाइनमेंट में दूंगी कि आपने इसमें से सेंटेंस जो टाइप्स बताऊंगी उसमें से उस किस्म के आपने सेंटेंसेस आपने इसमें अंडरलाइन करने हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, तो बाकी की असाइनमेंट्स आप जैसे जैसे आप लेक्चर सुनेंगे, जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उसमें जो भी असाइनमेंट्स दी गई हैं वो सारी असाइनमेंट्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये आप अपनी तौर पे एक्सरसाइज करके अपनी प्रैक्टिस करते रहा करें। ठीक है, और इस चैनल पे आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। और क्विज जो है, क्विज जो कि आ रहा है इसी हफ्ते में, इसका भी यहाँ पे आपको वीडियो 10 मिनट की ये वीडियो है, ये वीडियो आप देख लीजिए, उसमें सारी डिटेल है कि ये कोर्स LGA पेड कोर्स के लिए। और ये इंग्लिश वाले बच्चे, चाहे आपने ऑलरेडी एनरोल्ड हैं या एनरोल्ड नहीं हैं, आपने लाजमी ये टेस्ट लेना है। ठीक है, आपने लाजमी क्विज करना है, क्योंकि ये टेस्ट टेंसेस का, जो वर्ब टेंसेस का टेस्ट है वो इसी में मर्ज किया है, आपने लेना है। और जो नहीं एनरोल्ड हैं वो तो लाजमी लें, क्योंकि इससे आपको मौका मिलेगा पेड कोर्स में फ्री में एनरोल होने का। ठीक है, 10 सीट्स हैं, ज़्यादा भी की जा सकती हैं अगर स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो से आपको इसकी मज़ीद डिटेल मिल जाएगी, इस क्विज़ की। इसी हफ्ते में होगा ये क्विज़। ठीक है, और बाकी ये आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो शेयर करें। और यहाँ से आपको SEO के और इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के भी आपको सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। और ये वाला जो है ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और जो भी अनाउंसमेंट होगी, क्विज की अनाउंसमेंट होगी, जो लिंक, नए सेशन, जो लेक्चर्स के नए लेक्चर्स के लिंक्स होते हैं वो भी सारे यहीं पे शेयर किए जाते हैं। और अगर क्वेश्चन है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन लाजमी शो किया करें। अच्छा, अब हमारा हो गया क्लॉज। क्लॉज पे ही आगे सेंटेंसेस की टाइप्स होती हैं। आप बता सकते हैं कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं? कल हमने मीनिंग्स के लिहाज से सेंटेंसेस पढ़े थे। ये कौन सा सेंटेंस है? ये कौन सा सेंटेंस है? व्हाट अ फाइन डे इट इज। एक्सक्लेमेटरी। शाबाश। ये कौन सा सेंटेंस है? इफ यू कॉल मी आई विल कम टू लाहौर। कंडीशनल। जी, कंडीशनल। अब ये कंडीशनल सेंटेंस में एक चीज आपने याद रखनी है। कंडीशनल सेंटेंस में इफ, कंडीशनल सेंटेंस एक तो होता है ये इफ से शुरू होता है। ठीक है, जो इफ से शुरू होता है वो होता है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में जो लोग ऑलरेडी वर्ब टेंसेस की क्लासेस ले चुके हैं, ये जरा मुझे बताएं कि
क्या ये ठीक है? इफ आई विल कॉल यू, इसमें कोई गलती है या ठीक है? क्या गलती है इसमें? ओके, अगर मैं इफ रिमूव ना करूं और ऐसे ही रहना देना चाहूं तो फिर इसमें क्या गलती है? इफ आई कॉल यू, जी, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। जहां पे विल होता है, इफ के साथ कभी भी विल नहीं आता। ठीक है, विल के साथ कभी इफ नहीं आता, इफ के साथ कभी विल नहीं आता। ये दोनों का कोई जोड़ नहीं है। जहां पे विल आ जाएगा वहां पे इफ नहीं आएगा। तो इफ यू कॉल मी आई विल कम टू लाहौर। यहाँ पे चीज एक नोट कर लीजिए कि अगर हम ये लिखेंगे इफ यू कॉल मी, अगर विल है एक जुमले में, कंडीशनल जुमले में विल है, तो जो इफ वाला जुमला है, जो कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ठीक है, और अगर इफ, अगर यहाँ पे हैड कॉल्ड आएगा, ठीक है, अगर हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो यहाँ पे वुड हैव आएगा। ठीक है, तो जहां पे जो फ्यूचर है ना, विल, वुड, इनके साथ कभी भी इफ नहीं आता। कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं ये कभी भी फ्यूचर टेंस के साथ नहीं आते। इफ कभी भी विल के साथ नहीं आता। और दूसरा आप मुझे ये बताएं कि ये वाला कौन सा सेंटेंस है। बाकी लोग बाकी लोग कल के थे लेक्चर में? बाकी लोगों का लग नहीं रहा उनको कुछ याद है। गेट आउट ऑफ द रूम, ये कौन सा सेंटेंस है? गेट आउट ऑफ द रूम। गेट आउट ऑफ द रूम, ऑर्डर, कमांड है। और मुमताज इज रीडिंग अ बुक। मुमताज इज रीडिंग अ बुक, ये कौन सा है? डेक्लरेटिव, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो सेंटेंस है, अच्छा, ये जो सेंटेंस है मुमताज इज रीडिंग अ बुक, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है, और इसमें सिर्फ एक ख्याल का इजहार किया गया है। ठीक है, एक ही ख्याल का इजहार किया गया है। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? कौन से सेंटेंस की टाइप हो गई? सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस है ये। ठीक है, मुमताज इज रीडिंग अ बुक। तो सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है? इफ अ सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस किसी फिक्रे में, अगर किसी फिक्रे में सिर्फ एक ख्याल अदा किया गया हो और सिर्फ एक ही वर्ब हो, एक सब्जेक्ट और एक ही वर्ब हो, तो वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ये हमारी सेंटेंस की एक टाइप है।
ठीक है, ये वाली मुमताज इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। और अब ये वाला जो सेंटेंस है, इफ यू कॉल मी आई विल कम टू लाहौर, ये वाला, इफ यू विल कॉल मी आई विल कम टू लाहौर, इसमें एक सिंपल सेंटेंस है और एक कंडीशनल है, यानी इफ यू कॉल मी, तो ये हमारा कम्प्लेक्स सेंटेंस है। मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कम्प्लेक्स सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है इफ अ सेंटेंस expresses a single thought, a single thought and has only one finite verb, तो ये सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसा कि ही इज वर्किंग हार्ड, ये एक लाइन पे, यू गो, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपके हो गए सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम कहेंगे कि उसी में से हम क्लॉज वाले में से ही लेते हैं कि लाइफ इज शॉर्ट, लाइफ इज शॉर्ट एंड टाइम इज टाइम इज फ्लीटिंग, तो ये हमारे दो हैं, दो सेंटेंसेस हैं, दो एक जैसे, दो एक जैसे, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, ये भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, और ये दोनों इस एंड से जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस हो गया, है ना। मतलब मैं, आसान चीजें हैं, वही चीजें जो आप आसान जिंदगी में देखते रहते हैं, और कभी आपको लिखा हुआ आ जाए कंपाउंड सेंटेंस, तो आपको कंपाउंड सेंटेंस क्या है, तो इसलिए मैं आपको पहले एग्जांपल्स लिख के दिखा रही हूँ और उसके बाद आपको बता रही हूँ कि हमें सिर्फ उनके टर्म्स का नहीं पता होता है, हालांकि वो सिंपल चीजें होती हैं, सिर्फ उनको याद करते हुए हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, हालांकि उन्हीं में से वो चीजें निकल रही होती हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस आसान है कि इसमें दो ख्याल आते हैं। ठीक है, कंपाउंड सिंपल सेंटेंस में एक ख्याल है, ठीक है ना, सिर्फ एक ही बात की गई है, एक ही ख्याल है, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, यू गो तुम जाओ, ठीक है, ही इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रहा है, वो सख्त मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, एक ही बात है, एक ख्याल जाहिर किया गया है, ठीक है ना। और इसमें दो ख्याल आते हैं, लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फ्लीटिंग, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, डॉग्स बार्क एंड cocks crow but lions roar, तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि इसमें तीन बातें, तीन ख्यालात जाहिर किए गए हैं। अच्छा, इनका क्या होता है इस सेंटेंस का, इस कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं इसमें दो ख्यालात का इजहार किया जाता है, यानी एक से ज्यादा, दो नहीं, दो से तीन ख्यालात का भी इजहार, इसमें तीन है जैसे, तो ऐसा ऐसा फिक्रा, ऐसा जुमला जिसमें एक से ज्यादा ख्याल अदा किए गए हैं और इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और उसके अलावा एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉज हों, तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। और ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के साथ मिले हुए होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से? मसलन एंड, बोथ, ऑल्सो,
as well as not only, but, now, either, or, neither, nor, otherwise, but, still, और yet भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, और फिर therefore I didn't come to the party, ठीक है ना, therefore I didn't attend the class, इस तरह से, ठीक है। then he is taller than, than, and, then, and only, ये सब क्या है, ये हमारी कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं। कंजक्शन क्या होता है, जो जोड़ता है ना। रेलवे कंजक्शन आपने सुना होगा, कंजक्शन जो दो चीजों को जोड़ता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं ये सारे, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस में आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे लाइफ इज शॉर्ट प्रिंसिपल क्लॉज है, ये इस दूसरे जुमले से टाइम इज फ्लीटिंग, इस ये हम मर्तबा यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा है, एंड से, है ना। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें एक सिंपल सेंटेंस है, एक कोऑर्डिनेट से एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो ये सब मिलकर बना रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। पहले हमने एक एक चीज, एक इकाई को क्या कहते हैं, इसको क्लॉज कहते हैं, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, और इन सब ने मिलके क्या बनाया, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। सिंपल, डॉग पार्क, डॉग्स पार्क, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, उसके बाद एंड कॉकरो, कॉक्स क्रो, एंड लाइन्स रोर, बट लाइन्स रोर, ठीक है ना। ये एंड है यहाँ पे, ये एंड हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये हमारा बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये इससे जुड़ रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज से, ये अलग अलग भी लिखे जाएंगे तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, लेकिन चूंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आ रहे हैं इसलिए इनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा गया है। हालांकि ये अपने मफहूम के लिए, अपना मतलब बयान करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट नहीं है, इस प्रिंसिपल क्लॉज का मोहताज नहीं है। इनको अलग अलग भी लिखेंगे, कॉक्स क्रो, हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, डॉग बार्क्स, फिर नीचे लिख दिया कॉक्स क्रो, लाइन्स रोर, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उन चीजों को अलग अलग, छोटी छोटी बात को अलग अलग लिखने की बजाय आप उसको एक लाइन में लिख देते हो तो वो प्यारी लगती है, एक जुमला बन जाता है, एक एक सही एक मटेरियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम ऐसे लिखेंगे डॉग्स बार्क, फिर उसके आगे फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर एक अगला लिखेंगे कॉक्स क्रो, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, लाइन्स रोर, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे, तो ये बहुत ही टूटा फूटा सा लगता है, बात ऐसे जैसे कंप्लीट नहीं हो रही है, डॉग्स बार्क कॉक्स क्रो। तो उसके बजाय एक अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से बात को बयान करने के लिए बीच में कंजक्शन लगा के, कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा के उसको एक जुमला बना दिया और वो कंपाउंड सेंटेंस बन गया, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस, तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इफ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस मोर थॉट्स, एक से ज्यादा थॉट्स हैं इसमें, ठीक है ना, एक से ज्यादा ख्यालात का इजहार किया गया है, देन वन, अभी जो हम लिख रहे हैं ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस है, जो जिसमें ये डेफिनेशन लिखी जा रही है, एंड हैज वन प्रिंसिपल क्लॉज,
जो कि हमारा है, जैसे ये डॉग बार्क है और लाइफ इज शॉर्ट, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, हम मर्तबा, ठीक है, हम मर्तबा उसके ही जैसे हैं, ये नहीं है कि उससे कम है। वो भी अगर अलग लिखे जाएंगे तो उनकी भी अपनी हैसियत है। वो ये नहीं है कि उस पे डिपेंडेंट है अपना मतलब के लिए, अपना माने अपना मफहूम जाहिर करने के लिए उसके मोहताज है, नहीं। वो तो चूंकि उसको खूबसूरत उस बात को अच्छे तरीके से बयान करने के लिए उसके साथ लिखे जा रहे हैं, इसलिए वहां पे रख दिए गए, वरना वो अलग भी लिखे जाएं तो वो अपने आप में एक जुमले हैं, मुकम्मल जुमले हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं वो। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक हो गया। तो आपने देखना है अगर कहीं पे सेंटेंस लिखा हुआ है, एक जुमला लिखा हुआ है, आपने देखना है, लेकिन ये है, इसमें ये सब चीजें मौजूद हैं, ये वाले कोऑर्डिनेट कंजक्शंस उसमें मौजूद हैं, एंड बोथ ऑल्सो एज वेल, ये वाले हैं सारे। और उनको अलग अलग देखना है कि आया मैं अगर अलग भी इसको लिखूंगा तो ये अपना बनाता होगा अलग से मतलब, और लेकिन वो इकट्ठे लिखा हो तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है। इनकी जरूरत क्या होती है? जरूरत इसकी ये होती है, आपका जब एक कंटेंट लिखा हुआ होता है, आपका आर्टिकल लिखा होता है, ब्लॉग लिखा होता है, तो ये सारे सेंटेंसेस को मिला जुला के लिखना होता है आपने। इसी से आपका खूबसूरत बनता है। और उसकी भी एक मार्जिन होता है, आपने इतने सिंपल सेंटेंसेस रखने उसमें, इतने कंपाउंड, इतने कम्प्लेक्स, वो भी मैं आगे आपको कंटेंट राइटिंग के, जब आप एक आर्टिकल, एक खूबसूरत एक प्यारा दिखने वाला आर्टिकल कैसे लिखना है, वो जब मैं आपको बताऊंगी तो उसमें मैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्या मार्जिन रखना होता है। इन सब का मिक्सचर जो होता है वो इकट्ठा हो के आपका एक अच्छा आर्टिकल बनाता है। एक पैराग्राफ लिखते हो, स्टोरी लिखते हो, जो कुछ भी लिखते हो, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, ये सेंटेंसेस इस तरीके से लिख के, इस तरीके से आप अपनी बात कहोगे तो वो प्यारी लगेगी। इसलिए आपको ये सेंटेंसेस मैं बता रही हूँ कि इनकी क्या टाइप्स होती हैं, किस किस टाइप्स के हैं, ताकि जब आप कंटेंट राइटिंग करोगे तो आपको सारी चीजों का पता हो। ठीक है। अब फिर एक सेंटेंस होता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कम्प्लेक्स सेंटेंस किसी को पता है क्या होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ये दो सेंटेंसेस हमारे हो गए, देन और देन। ओके, देन होता है तब, और देन होता है उससे, वो उससे लंबा है, ही इज टॉलर देन हिम। ठीक है। जब दो चीजों को हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो वहां पे आता है देन। और देन होता है देन ही वॉज वर्किंग देयर, उस वक्त, तब वो वहां काम कर रहा था। ठीक है। मफहूम, ये मतलब है उसका। ठीक है। देन और देन का, देन, देन, देन तब उस वक्त, देन उससे, जैसे बजाय उससे, ये उससे छोटा है, ये उससे लंबा है, हिज टॉलर देन हिम, हिज वगैरह वगैरह। ठीक है। देन, हाँ, देन फिर भी हो जाता है, देन। अच्छा, ये जो है ना, अच्छा एक चीज और, मैं जब आपको आर्टिकल्स और ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी आगे मजीद जाके, तो ये चीजें आपके जो एडवर्ब्स और ये सारी चीजें हैं, इनके मतलब उनके जिस जगह पे वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं उनके हिसाब से उनका मतलब बनता है। इनका कोई एक लफ्जी मतलब नहीं होता है उर्दू में। दूसरे लफ्ज में जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो उनको उनके हिसाब से हो रहे होते हैं। एक जगह पे देन इस्तेमाल होगा तो उसके कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, उसके सियाक को सबाक के लिहाज से उसका मतलब फिर बन रहा होगा, लेकिन एक जगह पे इस्तेमाल होगा तो उसका तब बन रहा होगा। तो ये काफी होते हैं, जैसे कि लुक आफ्टर, लुक, शी इज लुकिंग आफ्टर हर। ठीक है ना। जैसे एक होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करना क्या होता है?
वैसे अगर आप इसका मतलब जो है, वैसे इसका आप मतलब भी लफ्जी मतलब देखेंगे, लुक देखना, आफ्टर जो हमने आज तक पढ़ा है, आफ्टर होता है बाद में, है ना, पीछे, पीछे या बाद में। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना, लुक पीछे देखना या बाद में देखना, है ना। ये है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है इस फ्रेज का? देखभाल, हाँ, ख्याल रखना, देखभाल रखना, है ना। तो आफ्टर यहाँ पे बाद में के मीनिंग में नहीं आ रहा है, पीछे के मीनिंग में नहीं आ रहा है। लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना। इसी तरह से ये जो सारे आफ्टर, ये सारे लफ्ज होते हैं, इनका उनके इस्तेमाल के लिहाज से उनका मीनिंग बन जाता है। इनका कोई एक लफ्जी मतलब नहीं होता है उर्दू में। अच्छा, कम्प्लेक्स सेंटेंस बताएं क्या होते हैं, किसी को पता है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में, कोई आइडिया है? यूजेस मोर देन वन क्लॉज, हाँ, यहाँ पे भी मोर देन वन क्लॉज है। कंपाउंड सेंटेंस में भी मोर देन वन क्लॉज है। कम्प्लेक्स सेंटेंस में भी मोर देन वन क्लॉज है। यस, इफ अ सेंटेंस, अच्छा, मोर देन वन क्लॉज है। मोर देन वन क्लॉज होता है इसमें, मोर देन वन क्लॉज। एक इसकी हो गई। फिर होता है एक्सप्रेसेस मोर देन वन थॉट, और वन कंपाउंड और इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड क्लॉज का नाम नहीं है, कंपाउंड जुमले का नाम है, सेंटेंस का नाम है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी कंपाउंड होता है वो जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, और सारे ही इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर उनको अलग अलग लिखेंगे तो वो सारे ही इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। इसमें वन इंडिपेंडेंट होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उसके अलावा जी सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। इसमें तो सारे कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सारे मिलके ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं, ठीक है। हैज वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। जैसे जो हमारा ये था, हमारे ऊपर के एग्जाम्पल में, ऊपर के एग्जाम्पल में हमारा, हमने क्लॉज में ही एक एग्जाम्पल देखी, when he entered I was reading a book, ठीक है। तो इट्स अ कम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि इसमें दो, अब कम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों कह दिया गया, इसका नाम कम्प्लेक्स क्यों रख दिया, कम्प्लेक्स पेचीदा? इसलिए क्योंकि इसमें दो ख्यालात हैं, दो तरह के सेंटेंसेस हैं, दो टाइप्स हैं क्लॉजेस की, दो डिफरेंट हो गई ना, ऑपोजिट हो गई। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक जैसे ही हम मर्तबा जुमले हैं, उन सब का एक ही टाइप है, एक ही टाइप के जुमले हैं सारे, ठीक है ना, एक ही टाइप के क्लॉज हैं, सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, ठीक है ना, सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक टाइप बनी, है ना, एक टाइप बनी क्लॉज की, स्ट्रक्चर के हिसाब से ख्यालात ज्यादा हैं, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे सेंटेंसेस है, एक टाइप इस्तेमाल हुई है, और वो जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ा गया है कंजक्शन से, ठीक है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ठीक है। लेकिन
जो कम्प्लेक्स है उसमें एक से ज्यादा ख्यालात भी हैं और एक से ज्यादा टाइप्स हैं। दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से। ठीक है, मीनिंग के लिहाज से भी स्ट्रक्चर ज्यादा सेंटेंस के टाइप्स हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी। यानी एक यहाँ पे हो गया, ये वाला हमारा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और ये वाला हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, कंपाउंड में उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए सिर्फ कहा गया क्योंकि वो प्रिंसिपल क्लॉज के बाद में आता है, और यहाँ पे इस वजह से है क्योंकि ये इस पे डिपेंड करता है। ये ऐसे भी अगर इसको पहले चाहे लिखो चाहे बाद में लिखो, ये इस पे डिपेंडेंट है ना। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, अगर ऐसे ये लिखेंगे। अच्छा, एक इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही एंटर्ड। यहां पे जब आपका सब ऑर्डिनेट, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन ही एंटर्ड, या अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये चीज में नोट रख करनी है कि अगर आपका सब ऑर्डिनेट ये अपने मफहूम के लिहाज से इस पे डिपेंडेंट है ना, इस प्रिंसिपल से पहले, है ना। तो प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे हमने बाद में लिखा है, प्रिंसिपल जो इंडिपेंडेंस क्लॉज है ये हमारा बाद में आ रहा है, और जो सब ऑर्डिनेट है ये पहले आ रहा है जो कि मोहताज है। ये जब पहले आएगा तो इसके बाद कोमा आएगा, कोमा इसमें लाजमी आएगा फिर। ठीक है ना, अगर ये वाला पहले लिखा गया है, और अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पहले आ जाएगा तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कोमा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ये आपकी सब ऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज हो जाएंगी, और उससे पहले आप कोमा यूज नहीं करोगे। वो ज्यादा कम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ये आपके लिए। यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज होती हैं ऐसे सेंटेंसेस में, जो कि ये हैं, ये इनसे इनको मिलाया जाता है इन सब से, जैसे दैट, बिकॉज, दैट, बिकॉज, सिंस, as, so that, that, so that, फिर last है if, unless, as if, whether, though, as, while you do this, as soon as, after, so long as, or who, where। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल है, God helps them who help themselves। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक है, तो ये सब ऑर्डिनरी कंजक्शन है, इसमें ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दोस तक गॉड हेल्प्स दोस, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, और ये आपका हेल्प देमसेल्व्स
सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, है ना। क्योंकि अब क्लॉज ये क्यों है, हेल्प देमसेल्व्स, इसको हम क्लॉज का दर्जा क्यों दे रहे हैं? दो लफ्ज हैं हेल्प देमसेल्व्स, लेकिन हम इसको क्लॉज क्यों बोल रहे हैं, बताएंगे? हम इसको क्लॉज का नाम क्यों दे रहे हैं? एक तो ये मानी के लिहाज से उसका मोहताज है, तो उस वजह से वो सबऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज बन रहा है। डिपेंडेंट है, इस वजह से वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहला रहा है। लेकिन वो क्लॉज ही क्यों है, उसको हम क्लॉज कह क्यों रहे हैं? क्लॉज की क्या खासियत, इसको क्लॉज का नाम हमने क्यों दे दिया? हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। क्योंकि हेल्प देमसेल्व्स, इसको हम क्लॉज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्लॉज की क्या खासियत है, क्लॉज में क्या कुछ होता है? कंडीशन है? नहीं, कंडीशन नहीं है। हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद आप करते हैं, क्लॉज वो होता है। जी, हसनैन मेहंदी, एक वर्ब, इसमें वर्ब यूज हुआ है, हेल्प देमसेल्व्स। अगर यहाँ पे वर्ब ना होता, बल्कि वर्ब के अलावा कोई और लफ्ज होता, तो ये क्लॉज ना होता। फिर ये क्या होता? फिर ये क्या होता, जैसे अगर यहाँ पे ये ना होता हु हेल्प देमसेल्व्स, जैसे कुछ होते हैं, ही वॉज डांसिंग इन द रेन, ठीक है। अब शी वॉज डांसिंग, यहां तक भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट हो गया, शी वॉज डांसिंग, बट ये आ गया इन द रेन, ठीक है। तो जुमलों में कई दफा आपको ऐसे हिस्से भी मिल रहे होते हैं जो वर्ब नहीं होते, जो सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन वो जुमले का मफहूम पूरा कर रहा होता है, लेकिन अकेले में उसका कोई मफहूम नहीं बन रहा होता। इन द रेन, बारिश में, ठीक है। लेकिन वो उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, उसको, उसके मतलब को, मफहूम को मजीद एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो ऐसे जो हिस्से होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये इन द रेन, शी वॉज डांसिंग इन द रेन। या फिर अगर मैं ये लिखूं, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। तो ये कोई बता सकता है इन द रेन ऑन द रोड क्या है इस जुमले में? इन द रेन ऑन द रोड, इन द रेन ऑन द रोड। भाइयों और बहनों, ये है हमारी फ्रेज, ठीक है। इसको हम कहते हैं फ्रेज। अब ये जो फ्रेज वाला हमारा हिस्सा है ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अभी तक हमारी हो गई, यहाँ तक आपकी सेंटेंस टाइप्स जो हैं, क्लॉज और सेंटेंस टाइप्स हमारा कंप्लीट हो गया। और मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ थोड़े से इनकम्प्लीट थॉट के साथ, जो कि फ्रेज है, ठीक है, कि फ्रेज क्या है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फ्रेज के बारे में होगा। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया, कल नहीं होगा। अब ये हुआ करेगा मंडे ट्यूसडे को, ये लेक्चर सिर्फ मंडे ट्यूसडे को हुआ करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका एलजीए का भी कोर्स चल रहा है और वो भी काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, 3 दिन होता है ना, तो ये आपका 2 दिन होगा, ठीक है। तो आज का हमारा रिवाइव कर देते हैं। हमने क्लॉज पढ़ा, ठीक है। क्लॉज क्या है? क्लॉज इज अ सिंपल सेंटेंस विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। एक लंबे सेंटेंस का एक लंबा जुमला, एक लंबे जुमले का एक हिस्सा जिसमें कि वर्ब लाजमी हो, वो क्लॉज कहलाता है।
और उसमें एक वर्ब लाजमी होता है। टाइप्स ऑफ क्लॉज देखी, प्रिंसिपल, इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो कि एक सिंपल सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होता है, ठीक है, ये हमारा सिंपल हो जाता है। फिर होता है सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि अपने मतलब के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, जैसे व्हेन ही एंटर्ड, ठीक है। फिर होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि दोनों एक ही जैसे होते हैं, मतलब उनका दोनों एक ही, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आता है। लाइफ इज शॉर्ट, तो ये टाइम इज फ्लीटिंग, ठीक हो गया, टाइम इज फ्लीटिंग, ये इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। दो प्रिंसिपल थे ये सेंटेंसेस, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज थे। उसके बाद हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आ गए। इसमें सिंपल सेंटेंसेस हो गए। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ख्याल होता है, एक सब्जेक्ट, एक ही हिस्सा होता है, एक ही सेंटेंस होता है, कोई उसमें नहीं, एक ही बस ख्याल का इजहार किया गया होता है। कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज्यादा होते हैं, और उसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन से उसको जोड़ा गया होता है, और वो सारे हम मर्तबा क्लॉज होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज मिलकर बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस आपके। फिर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से ज्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, जो कि और वो सारे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ एक सिंपल आपको याद रखने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला के लिए ये आप अपने जहन में रखिए, सिर्फ ये खाका, ये अपना, अच्छा, एक होते हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स, अच्छा, एक कंपाउंड कम्प्लेक्स भी होते हैं, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, इसमें होता है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है ना, कम अज कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जैसा कि इसका मैं आपको बताती हूँ, टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, वो कंपाउंड, यानी आपका बन गया दो एक जैसे क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, यानी ये कंपाउंड और कम्प्लेक्स का ये आपका इकट्ठा हो गया, आपकी दोनों टाइप्स मिल गई। कंपाउंड में आपका एक प्रिंसिपल होता है, एक उसका दूसरा जो कि उसका हम मर्तबा क्लॉज ही होता है, वो दोनों मिल गए, और उसके साथ आपका कम्प्लेक्स वाला एक सबऑर्डिनेट मिल गया, सिंपल, तो वो कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। She completed her literature review. She completed her literature review, but but she still but she still needs to work on her method studies. Even though she finished her method section, even though she has finished, she finished her method course. She finished her method course.
लास्ट सेमेस्टर, ठीक है, इन लास्ट सेमेस्टर। अच्छा, एक और चीज, आपका जो कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट आपका कंप्लेक्स सेंटेंस में आपका कॉमा या सेमीकोलन भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं आकर इसमें एक कॉमा आप यूज करते हो, एक तो इसमें थॉट्स होते हैं, फिर उसमें आपका सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट कंजक्शन उसमें यूज होता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, और उसमें कॉमा भी आप यूज करते हो, कॉमा कंडीशनल है, ठीक है ना, लेकिन कॉमा या फिर सेमीकोलन, सेमीकोलन आपका यूज होता है, लेकिन वो मैंने आपको कंडीशन बता दी, कॉमा ये होता है और सेमीकोलन ये होता है, ठीक है ना। लेकिन उसमें ये है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट आपका पहले यूज होगा प्रिंसिपल से पहले, तो कॉमा या सेमीकोलन उसके बाद आएगा। लेकिन अगर पहले ही आपका प्रिंसिपल है तो उसके बाद सिर्फ आपकी कंजक्शन आएगी, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जैसे ये व्हेन है, और उसके बाद आपका दूसरा आ जाएगा, उसके बाद आपका सेंटेंस आ जाएगा, उसमें कॉमा नहीं आना उसमें, ठीक है। तो कॉमा और सेमीकोलन कंडीशनल है, अगर आपका पहले सबऑर्डिनेट आ रहा है और उसके बाद प्रिंसिपल आ रहा है तो उससे पहले आप लगा रहे हो, ठीक है। सही हो गया, तो ये आपका कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है अगर उसमें दो इंडिपेंडेंट हैं और एक डिपेंडेंट, ठीक है। तो आपका सिंपल कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है दो प्रिंसिपल, क्योंकि दो कंपाउंड जो होता है उसमें प्रिंसिपल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे दो प्रिंसिपल आपके होने चाहिए, और साथ में एक कम्प्लेक्स एक सबऑर्डिनेट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा आप इसमें खाका याद रख लीजिए। ओके, ये कम्प्लेक्स हो गया, मैं आपको इसका सिंपल सा आपको इसीलिए मैं एंड में आपको दे रही हूँ, ताकि आपके लिए ज़्यादा वो ना हो, सिंपल सा आप एक खाका रख लें। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वन थॉट एंड वन फाइनाइट वर्ब, ठीक है ना, एक वर्ब होता है सिर्फ सिंपल सेंटेंस में, ठीक है ना, एक बात कही गई होती है बस, ठीक है ना, एक ख्याल का इजहार किया गया, ठीक है, सिंपल हो गया। अब दूसरा है आपका कंपाउंड, कंपाउंड सेंटेंस, तो इसमें सिंपल मोर थॉट्स देन वन, एक से ज्यादा ख्यालात होते हैं, देन वन, और प्रिंसिपल क्लॉज होता है प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ठीक है। एक से ज्यादा ख्यालात का इजहार होता है, यानी ख्यालात मतलब दो बातें की गई हैं, ठीक है ना, एक ही बात की गई है एक ही लाइन में, वो सिंपल सेंटेंस है, उसमें एक वर्ब इस्तेमाल हुआ है। एक से ज्यादा बातें हैं, दो बातें हैं और वो एक ही जुमले में कह दी गई हैं, ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कम्प्लेक्स हो गया, और टाइप्स स्ट्रक्चर के लिहाज से दोनों क्लॉज का स्ट्रक्चर सेम है, तो इसलिए वो कंपाउंड है, ठीक है ना। हम मर्तबा क्लॉज उसमें यूज हुए हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, हम मर्तबा क्लॉज, इसमें सेंटेंस में कम्प्लेक्स में हो जाएगा आपकी दो डिफरेंट टाइप हो गई, ठीक है ना, मोर देन वन थॉट्स, एक से ज्यादा बातें उसमें कह रहे हो, एक ही जुमले में आप एक से ज्यादा बातें कह रहे हो, और उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज प्लस
सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, मोर देन वन थॉट, प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। प्रिंसिपल क्लॉज सब ऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो मोहताज होता है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्योंकि डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे की टाइप स्ट्रक्चर के लिहाज से, तो इसलिए दो डिफरेंट है, इसलिए कम्प्लेक्स हो गया, ठीक है ना। और कंपाउंड कम्प्लेक्स क्या हो गया? सिंपल तरीके से आप इसको रखो कंपाउंड कम्प्लेक्स को, कि ये आपकी कंपाउंड कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर है। कंपाउंड और कम्प्लेक्स का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें टू मोर देन वन थॉट्स, टू प्रिंसिपल क्लॉजेस और वन वन सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। टू प्रिंसिपल क्लॉज और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज, तो ये आपका कंपाउंड हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्लॉज हो गया प्रिंसिपल, सिंपल सेंटेंस सेंटेंस के यहाँ से आ गया आपका, एक सेंटेंस आ गया आपका कंपाउंड सेंटेंस से। समझ आ रही है? कंपाउंड सेंटेंस हो गया और कम्प्लेक्स, दोनों को मिला के कर देंगे तो दो प्रिंसिपल क्लॉज आपके आ जाएंगे और एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा। सिर्फ ये आप अपने जहन में सिर्फ इसका ये फॉर्मूला रख लें, याद रख लें। क्लियर? कम्प्लेक्स तो नहीं है? क्लियर? ये आप फॉर्मूला याद रख लें। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि सब लोग खामोश हो गए हैं। कुछ फोर्थ टाइप अगर समझने में मुश्किल हो रही है तो आप या क्लियर है? क्लियर है, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। ओके, ओके, दोबारा सुन लीजिएगा। फोर्थ टाइप, ओके, फोर्थ टाइप जो है ना, ओके, इसको मजीद करते हैं। देखें, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस को अपने रिवाइज करें। कंपाउंड सेंटेंस है दो प्रिंसिपल क्लॉज, है ना। दो प्रिंसिपल, ठीक है। दो प्रिंसिपल क्लॉज से मिलकर बनता है कंपाउंड सेंटेंस, है ना। वो चूंकि जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है वो प्रिंसिपल के बाद आ रहा है, तो इस वजह से वो कोऑर्डिनेट कहलाता है। लेकिन वो दो प्रिंसिपल हैं, जैसे कि लाइफ इज शॉर्ट, टाइम इज फ्लीटिंग, ठीक है। डॉग्स बार्क, कॉक्स क्रो, लायंस रॉर, ठीक है ना। बट और एंड से मिला दिया, ठीक है। लेकिन इनकी अपने आप में हैसियत है, तो ये एक जैसे, ये हैसियत में सारे एक जैसे हैं। ये एक दूसरे के मोहताज नहीं है, एक दूसरे से कम नहीं है, ठीक है ना। एक जैसे हैं कंपाउंड सेंटेंसेस, ठीक है। और इसमें ये दो सेंटेंसेस मिलके बने कंपाउंड सेंटेंस में, ये दोनों प्रिंसिपल हैं। कहें तो ये दोनों ही प्रिंसिपल या
इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। ठीक है, दोनों प्रिंसिपल, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं ये दोनों, है ना। ये दोनों प्रिंसिपल जो क्लॉज हैं, ये जब मिले तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो हमने दो ये पकड़ लिए यहां से, और एक कंप्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक सबऑर्डिनेट जो कि अपने मतलब के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है ना। आई वॉज रीडिंग अ बुक वेन ही एंटर्ड। वेन ही एंटर्ड जो है ये इस पे डिपेंडेंट है। इसका अपने आप कोई हैसियत नहीं है, अपने आप ये मफहूम बयान नहीं करता, लेकिन इसमें वर्ब है। ठीक है। तो ये सबऑर्डिनेट हो गया और ये इसके साथ है। तो ये एक हमने कम्प्लेक्स ये वाली टाइप पकड़ ली। ठीक है। उन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इन दोनों प्रिंसिपल को पकड़ लिया और एक सबऑर्डिनेट को पकड़ लिया, और इनको मिला के यहाँ पे लिख लिया। तो कंपाउंड और कम्प्लेक्स हमारे मिक्स हो गए। कंपाउंड और कम्प्लेक्स का ये मिक्सचर हो गया, कम्प्लेक्स टाइप का, कंपाउंड और कम्प्लेक्स टाइप का ये मिक्सचर हो गया। तो ये फोर्थ टाइप बन गई, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल, इसकी भी एक सिंपल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। When I grow up, ये हो गया हमारा जब मैं बड़ा हुआ। ठीक है ना। अब इसका मतलब जब मैं बड़ा हुआ, अकेले इसका कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। ये हमारा सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, व्हेन आई ग्रो अप। यहाँ पे इसकी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है। और ये चूंकि हम पहले लिख रहे हैं तो ये हमारा कोमा, कोमे से हमने इसको अलग कर दिया। ठीक है। फिर हो गया आई, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी अ डॉक्टर एंड माई मम इज प्राउड ऑफ मी। ठीक है। अब ये एक अलग से है, आप इसको लिखोगे अलग से लिखा जा सकता है। आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ये एक सेंटेंस हो सकता है। ठीक है ना। ये एक सेंटेंस हो सकता है। माई मॉम इज प्राउड ऑफ मी, ये भी एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है। ये दो प्रिंसिपल हो गए क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है। और ये हो गया व्हेन आई ग्रो अप। ये है तो इसमें वर्ब तो मौजूद है, वर्ब मौजूद है, लेकिन ये अपना मफहूम मुकम्मल नहीं कर रहा है। इस अगर ये इसके साथ में लिखा गया होगा, जब जब मैं बड़ी हुई। ठीक है। जब मैं बड़ी हुई, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरी माँ को मुझ पे फख्र है। जब मैं बड़ी हुई हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरी माँ को मुझ पे फख्र है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ये आप लिखोगे मुकम्मल बात है। मेरी माँ को मुझ पे फख्र है, मुकम्मल बात है। और फिर ख्यालात जो हैं तीन है, तीन बातें की गई हैं। जब मैं बड़ी हुई, डॉक्टर बनना चाहती, वांट चाहती, मेरी माँ को मुझ पे फख्र है। ठीक है। ये दो हो गए प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल क्लॉज हो गए, और एक आपका सबऑर्डिनेट हो गया। तो ये कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया।
ठीक है। अगर इनमें इन तीनों में तीनों एक जैसे ही होते, इनमें सबऑर्डिनेट ना होता, सारे के सारे प्रिंसिपल ही होते, तीन चार सेंटेंसेस होते लेकिन सारे के सारे प्रिंसिपल ही होते, तो वो सारा का सारा कंपाउंड सेंटेंस होता। ठीक है। लेकिन और सिर्फ अगर एक प्रिंसिपल होता और ज्यादा सबऑर्डिनेट होते तो वो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता। सिर्फ एक प्रिंसिपल होता और एक से ज्यादा सबऑर्डिनेट होते। लेकिन यहाँ पे है कि ज्यादा प्रिंसिपल हैं और प्रिंसिपल भी हैं ज्यादा, और वो भी सबऑर्डिनेट भी हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स हो गया, यानी दोनों का मिक्सचर हो गया। क्लियर। कंपाउंड में होता है एक प्रिंसिपल और एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी एक तरह से कह लें कि सारे प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं, तीन चार मतलब वो भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तीन चार, जैसे उसमें तीन थे, तीन कोऑर्डिनेट क्लॉजेस हैं हमारे यहाँ पे। अम्म, इसमें डॉग वॉक वाले में, ठीक है ना, तीन बातें उसमें हैं। उसमें वो हो गया कंपाउंड सेंटेंस में, एक जैसे तीनों हैं, तीन सेंटेंसेस एक ही जैसे होंगे, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। कम्प्लेक्स में होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, ज्यादा डिपेंडेंट होंगे। कंपाउंड कम्प्लेक्स में होगा दो इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट, या एक से ज्यादा भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन दो इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है। चले, आज का हमारा सेंटेंस, और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फ्रेज। फ्रेज क्या है, और फ्रेज की बहुत सी टाइप्स होती हैं, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ही आपको पढ़ाऊंगी, और हम देखेंगे कि फ्रेज क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट में। तो आज की आप असाइनमेंट नोट कर लें, आपको आज की असाइनमेंट भी दे दूं। आज की असाइनमेंट में जैसे मैंने आपको ये वाला, आपको स्क्रीन शो हो रहा है असाइनमेंट्स वाली, ये 100 वोकेबलरी, 100 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स, ये आपको नजर आ रही है फाइल सबको? सबको फाइल ये नजर आ रही है? 100 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। जी, ये आपने सबने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है, और इसके जो, इसमें से कोई भी अपनी मर्जी के भी, आप अपनी मर्जी के 10 अल्फाज चुनिएगा। ठीक है, और उस पे एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, और एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। ठीक है, कंपाउंड कम्प्लेक्स छोड़ दीजिएगा, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस, एक कंपाउंड सेंटेंस और एक कम्प्लेक्स सेंटेंस आपने बनाना है। ठीक है, करेंगे। जैसे देखें, अब इसके यूजेज में इसके एग्जांपल्स भी दी गई हैं। ये यहाँ पे आपका वर्ड है एम्बिवेलेंट, इसका मीनिंग दिया गया है, साइनोनिम्स दिए गए हैं और सिनोनिम्स दिए गए हैं, और इसका यूजेज दिया गया, सम लव्ड हर, सम हेटेड हर, फ्यू वर एम्बिवेलेंट अबाउट हर। ठीक है, ये देखें, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। तो यहाँ से आपको, लेकिन ये आपने कॉपी नहीं करने, आपने अपने बनाने हैं। ठीक है, बल्कि आप ये कर सकते हैं, आप इसका इनके ये सेंटेंसेस भी आप उठा सकते हैं, एक एक टाइप का सेंटेंस जो यहाँ पे आपको मिला हुआ, लेकिन आपने उसको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है ना, जैसे ये वाला सेंटेंस दिया गया है, ये आप कॉपी कर लो, लेकिन उसको नाम बताओ कि ये कौन सा है, ये कंपाउंड है, कम्प्लेक्स है कि सिंपल है। और सिंपल और कम्प्लेक्स खुद का जैसे ये कंपाउंड है, तो सिंपल इसका आप खुद बनाइएगा, और कम्प्लेक्स इसका खुद बनाइएगा। कंपाउंड आप यही वाला कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन उसका नाम दे देना है कि ये कंपाउंड है। ठीक है, फिर शी forsook हर चाइल्ड, गिविंग हिम अप फॉर अडॉप्शन। ठीक है, ये बताना है आपने कौन सा टाइप है। ठीक है, और इसके साथ अपने अपना सिंपल आपने खुद बनाना है। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करनी है। करोगे? असाइनमेंट समझ आ गई? असाइनमेंट समझ आ गई आप लोगों को? रिस्पॉन्सिव होइए।
जी जी। चलें, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का समझ आया होगा अच्छे से। अपलोड हो जाएगा, दोबारा भी सुनिएगा, क्लियर कीजिएगा मज़ीद। और अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, उसमें हम फ्रेज पढ़ेंगे। और फ्रेज कंप्लीट हो गए एक ही लेक्चर के अंदर, तो फिर पैसिव वॉइस भी पढ़ेंगे। चलें, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।